हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज की साइंस क्लास में। एनर्जी ऑन, डिस्ट्रैक्शन गॉन। और आज की क्लास शुरू करते हैं लर्निंग जोन के साथ। आप ना यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारी क्लास जो फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई होगी, नए नए आइडियाज को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर जिसने भी मेरे जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इज अवर सराउंडिंग, है ना, मैटर इज प्योर, जिसने भी नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स के वीडियो जो है आपके डले हुए हैं, तो वहां पर आप विजिट करें, प्लेलिस्ट में चैनल की आपको मिल जाएगा। चलिए आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है हम शुरू करते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। आप सोचते हो एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है? मैम स्कूल में तो पढ़ाया गया पर कुछ भी समझ में नहीं आया, सब सिर के ऊपर से गया, है ना। तो यहाँ हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हर एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि इस सेशन में हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर किया है और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से आएंगे, पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है यहीं से आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एटम, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो है क्या क्या बेटा कवर करने वाले हैं, है ना। सो एटम एंड मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हाउ एटम एग्जिस्ट, हाउ द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, एंड जो एटॉमिक थ्योरी है, जो जॉन डाल्टन है, उनकी एटॉमिक थ्योरी क्या डिफाइन करती है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। तो इन सारे टॉपिक्स को हम खत्म करेंगे और मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेके आई हूं जिससे कि आपको सब कुछ जो है समझ में आएगा। महर्षि कन्नड़ जी, ये जो है महर्षि कन्नड़ है। महर्षि कन्नड़ एक ब्रीफ हिस्ट्री देते हैं। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी जो है क्या की, डिफाइन की। यानी कि महर्षि कन्नड़ जो कि 500 बीसी के आसपास उन्होंने बोला कि इफ वी कीप डिवाइडिंग द मैटर, अगर हम इसे मैटर, कोई भी बेटा एलिमेंट जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो मैटर से बने हुए होते हैं, अगर हम उसे उसका फर्दर डिवीजन करेंगे, है ना, इसको क्या बोला उन्होंने, पदार्थ बोला। यदि उसे हम स्मॉलर उसका, है ना, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उसका इंडिविजुअल, उसका जो डिवीजन है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड किया विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, अब उसे और डिवाइड नहीं कर सकते। इस चीज को जो महर्षि जी हैं वो बोलते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परमाणु। यदि बेटा यहाँ पर जैसे सपोज, है ना, ये आयरन है, इसका मैंने फर्दर डिवीजन किया, डिवीजन में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसे डिवाइड करती गई, अब उसके कुछ पार्टिकल इतने स्मॉलर हो जाएंगे कि उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसे कहते हैं परमाणु। ठीक है, यहाँ पर जो और फिलोसफर्स थे, यानी कि एंशियंट जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, कौन से, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिप्टस, उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, एटम्स जो है इन्होंने नाम दिया, है ना। तो आगे इसकी और थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो महर्षि कन्नड़ है ना, ये कौन थे, इंडियन फिलोसफर थे। 500 बीसी के आसपास इन्होंने जो है एक थ्योरी पोस्टुलेट की। उन्होंने क्या कहा उस थ्योरी में कि इफ वी कुड डिवाइड मैटर स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, यदि हम किसी बेटा मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे और डिवीजन करेंगे उसका, सो वो चीज उन्होंने क्या बोला कि वो क्या है, पदार्थ नाम दिया। क्या नाम दिया उसे, पदार्थ। ठीक है ना। देन फर्दर डिवीजन, अब उसका फर्दर डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं है, एंड दीज पार्टिकल्स कॉल्ड द परमाणु, इन्हें क्या नाम दिया,
परमाणु नाम दिया। फिर यहाँ पे वन मोर फिलोसफर आ गए, हमारे इंडिया में फिलोसफर भरे पड़े हुए थे, है ना। सो डेमोक्रिटस ल्यूसिप्टस, इन्होंने क्या डिफाइन किया? इन्होंने डिफाइन किया कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड द एटम। जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने डिवीजन किया है, उन्हें इन्होंने बोला कि ये क्या है? एटम्स हैं। एंड डिवीजन ऑफ मैटर, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, नाउ नो मोर डिवीजन पॉसिबल। अब जो आपने पार्टिकल्स डिवाइड किए हैं, अब उनका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये बात किसने कही? तो जो फिलोसफर्स थे, डेमोक्रिटस, इन्होंने कही। फिर उसके बाद एक फिलोसफर और आते हैं, उनका नाम है यहाँ पर एंटोनी लेवेस्कर। उन्होंने क्या डिफाइन किया? उन्होंने टू इंपॉर्टेंट रोल जो है डिफाइन किए। स्कूल में समझ में नहीं आया, यहाँ मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक है। उन्होंने बोला टू इंपॉर्टेंट लॉस वो डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट जो है उन्होंने डिफाइन किया कि लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या डिफाइन किया? फर्स्ट, लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, यानी कि बेटा जो कंपाउंड होते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर हम देखें, है ना, कि कोई भी जो कंपाउंड है वो कैसा होता है? वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बने हुए होते हैं, या फिर आप बोल दो कि टू और मोर एलिमेंट जो होते हैं उससे बने हुए होते हैं। और ये एलिमेंट कैसे होते हैं? तो ये एलिमेंट जो होते हैं सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम। आप देख लो, आयरन देख लो, उसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे सेम है। चाहे गोल्ड ले लो, हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको बहुत क्लियर किया गया है ना। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर वाटर, पानी, वाटर। वाटर की बात करें अगर हम, तो वाटर में क्या होता है बताओ मुझे। मैंने इस ग्लास में जो है क्या लिया है? वाटर ले लिया है। इस वाटर पे मैंने लिया है बेटा क्या है? H2O है। वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन है प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसमें हाइड्रोजन का कितना मास होता है? हाइड्रोजन का मास जो होता है वो कितना है? 1। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 8। यानी कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मास में कितना रेशियो है? 1:8। इतने का रेशियो है, ठीक है। यानी कि इसे हम और आगे क्लियर पढ़ेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर एक चीज और, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो चीजें डिफाइन की किसने? कौन से? एंटोनी लेवेस्कर। एंटोनी लेवेस्कर, उन्होंने दो इंपॉर्टेंट रूल डिफाइन किए। पहला, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये वाला। सेकेंड डिफाइन किया, लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, ठीक है। अभी हम इसे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको और समझ में आएगा। चलिए, यहां पर बेटा हम पढ़ते हैं व्हाट इज एटम। अब समझ में आएगा, स्कूल में पढ़ाया गया पर सब कुछ ऊपर से समझ में चला गया है ना, यहां समझ में आएगा, समझो। यानी कि एटम्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटा किसी एलिमेंट का छोटा सा पार्टिकल जो है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शंस मेंटेनिंग द एलिमेंट प्रॉपर्टीज, है ना। जो एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट, एटम्स कहलाता है। और ये कैसा? इंडिविजुअल भी रह सकता है। प्लस अभी इस एटम को क्या बोल सकते हैं? ये देखो यहाँ पर जो है गोल्ड का बिस्किट है, और इस गोल्ड के बिस्किट में ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यही तो है एटम, है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, समझ में आ रहा? अब देखो डस्ट क्या है? बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, समझ में आ रहा? अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, है ना। किसी भी मैटर के क्या होते हैं? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट रिटेन्स द एलिमेंट प्रॉपर्टीज। इसको छोड़ो, इसको। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स क्या है? बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट्स का, दैट स्टिल रिमेन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में वो कैसा रहता है? रिमेन सेम रहता है। कैसा रहता है? रिटेन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, स्टिल रिमेन्स रहता है, वैसा ही रहता है। नाउ द वर्ड्स
एटम इज डिराइव फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक एडजेक्टिव एटम्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे वर्ड, मीनिंग अनकटेबल और इंडिविजुअल, यानी कि एटम जो है कहाँ से आया, ये जो वर्ड डिराइव किया हुआ है कहाँ से, यानी कि अब उसका फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, अब उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल जो है नहीं है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको एटम्स की, यानी एटम किसी भी एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, वो कहलाता है एटम्स। और एटम्स बेटा सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स उसमें होते हैं। यहाँ तक समझ में आया, चलिए बढ़े आगे, वेरी गुड, ठीक है ना। तो जो जो समझा रही हूँ उसे आप लिखते जाना। एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है और वो एक्टिविटी यहाँ पर समझो लॉस ऑफ केमिकल ऑफ मास, है ना। यहाँ पर समझो कि जो सेकेंड उन्होंने जो लॉस डिफाइन किया, जो फिलोसफर्स थे उन्होंने रूल डिफाइन किया, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक्टिविटी यही है ना, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसे हम यहाँ पर समझेंगे कि लॉस ऑफ कंजर्वेशन, है ना, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस एक्सपेरिमेंटल के थ्रू इस प्रोसीजर को बताया गया है। क्या लिया है यहाँ पर, एक बीकर लिया है, इस बीकर में कोई सोल्यूशन डाल दिया गया है, कोई भी सोल्यूशन जो आपका फेवरेट हो वो डाल दो। वैसे तो यहाँ पर जो है सोल्यूशन डाला गया है, सल्फाइड डाला गया है, ठीक है। अब एक कोनिकल फ्लास्क लिया और इस कोनिकल फ्लास्क में कोई अदर सॉल्यूशंस डाल दिया गया है, ठीक है। यानी कि हमने जो वायर था, है ना, उस पे क्या डाला है, सोडियम सल्फेट डाल दिया है, सोडियम कार्बोनेट, कोई एक सोल्यूशन डालना है। और आपका जो फ्लास्क लिया है ये एक्स, इसमें किसी दूसरे सोल्यूशन को डाल दिया है, हम डाल देते हैं इसमें बैरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस फ्लास्क को हमने एक थ्रेड से क्या है बांध दिया है, टिल्टेड करके, ऐसा टिल्टेड हमने उसको ऐसा पूरा उसका जो है सोल्यूशन घेरेना है ना, टिल्टेड करके हमने एक थ्रेड के थ्रू उसमें यहाँ पर क्या है, इस कोनिकल फ्लास्क को हमने इस थ्रेड के थ्रू क्या किया है, बांध दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, समझो सोल्यूशन Y में कोई सोल्यूशन है और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई सोल्यूशन X है। फिर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब इन फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड से हमने बांध दिया। वेट द होल अरेंजमेंट केयरफुली, अब उसका ओवरऑल वेट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बेटा, इसका ओवरऑल हमने इसका क्या किया है, वेट किया है, ठीक है। वेट कर लिया हमने जितना भी आया हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस x और y सॉल्यूशंस को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, मिक्स द सोल्यूशन ऑफ x एंड y टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने x और y सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना है, उसका वेट करना है। अगेन हम यहाँ पर वेट द, है ना, उस सोल्यूशन का हम वेट करेंगे। तो अब हम बेटा क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि बिफोर केमिकल रिएक्शंस, है ना, देखो जब सोल्यूशन यहाँ पर मिक्स होगा तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, क्या होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो करने लगेगा। क्या इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान यहाँ पर वेट चेंजेस हुआ, नहीं, यानी कि बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो वेट था वो ओवरऑल सेम था। जो ओवरऑल वेट निकला है वो कैसा आया है, सेम आया है। तो यही लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, यानी ऑब्जर्वेशन क्या है, बिफोर मिक्सिंग द वेट इक्वल्स टू आफ्टर मिक्सिंग द वेट, यानी पहले भी वेट सेम था और बाद में भी वेट सेम ही आया। केमिकल रिएक्शंस में कोई भी चेंजेस वेट में देखने को नहीं मिले हैं। एंड कंक्लूजन दिस प्रूव, और यही चीज जो है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको बताती है। समझ में आया, चलिए, है ना, बहुत ही प्यारी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। कोई भी सोल्यूशन ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपकी बुक में लिखा हुआ है आपको वही सोल्यूशन लेना है। एनी सोल्यूशन, है ना, यू कैन टेक। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो आपने पढ़ा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, है ना, एंड जो क्या होते हैं बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक। एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। देन फंडामेंटल यूनिट मेक अप द एलिमेंट
एंड ऑल मैटर, ओके, किसी भी मैटर के ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन्हें हम कहते हैं। यानी कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो है मेनली बेसिकली 3 होते हैं। फर्स्ट जो होता है प्रोटॉन, सेकेंड होता है न्यूट्रॉन, और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ रही हो, है ना, P, E एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। समझो, प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। याद रखना, इट्स वेरी सिंपल, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन से न्यूट्रल है ना, यानी उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, माइनस यानी नेगेटिव चार्ज होता है। समझो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम समझेंगे बेटा यहाँ पे कि हाउ एटम डिफर फ्रॉम द कंपैरिजन, एटम्स कैसे डिफरेंट है, यानी एटम, एलिमेंट वर्सेस एटम। जो कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट जो होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट जो है ना, ये एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से क्या होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं। वाइल द एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, और एटम्स कैसा है, एटम्स जो है, देखो इस एलिमेंट में क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स है, इसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर ये बना होता है। बट एटम यहां पर बोलता है इंडिविजुअल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है ये, तो ये जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल इसे हम कहेंगे। कैसा पार्टिकल है ये, इंडिविजुअल पार्टिकल्स इसे हम कहेंगे। यानी कि अगर इनका मास देखें, सो मोस्ट ऑफ द एटम्स मास कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या, एटम्स के जो मास आते हैं वो कहां से आ रहे हैं, न्यूक्लियस से आ रहे हैं। और न्यूक्लियस जो है वहां पर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझो, है ना, न्यूट्रॉन है यहाँ पर, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटा, सेंटर में होता है। और इस न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना, जो वहां पर एटम्स का जो है क्या होता है, मास एग्जिस्ट करता है। यहां तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जो हाउ डू एटम इंटरैक्ट, एटम कैसे इंटरैक्ट करता है ना, हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी हमने पढ़ा था लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डोंट बी कंफ्यूज। फॉर्मूला नंबर 1, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मैंने आपको पढ़ाया था कि बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस मास, वेट जो होता है बेटा सेम होता है, सॉल्यूशन का वेट कैसा होता है, सेम होता है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, ये मैंने पढ़ा दिया ना कि बिफोर एंड आफ्टर जो केमिकल रिएक्शंस थे उनके वेट ओवरऑल कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। इसे हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। ठीक है, तो जॉन डाल्टन है वो थ्योरी डिफाइन करते हैं, यानी लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कैसा, लॉस ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। क्या होता है, डिफाइनाइट प्रपोर्शन। समझो यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रपोर्शन बाय मास। अब ये कैसा होगा समझ में नहीं आया, समझो मैंने आपको एक एग्जाम्पल थ्रू है ना, मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे क्या है, वाटर है, वाटर पानी, इसके मॉलिक्यूल क्या क्या है बताओ, तो हाइड्रोजन है प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। अब इनके मास क्या है, 1 और 8। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा, बुक, आपकी बुक में ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है बुक में, ये टेबल है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8। कितना है, 8। यानी पानी में, वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास है वो कितने रेशियो में है, 1:8। ये फिक्स्ड होता है, इसीलिए इसे कहा गया है कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या कहा गया है, कांस्टेंट प्रपोर्शन। यानी समझो अगर 9 ग्राम वाटर है तो इस 9 ग्राम वाटर में यहां पर 1:8 है ना, यानी हाइड्रोजन का कितने एटम्स, 1 एटम्स, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स, सॉरी हाइड्रोजन का 1 एटम, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 एटम, यानी 9 ग्राम वाटर में जो 1:8 है। समझ में आया,
सिमिलरली ऐसे आप अमोनिया का भी देख लो, है ना। अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3, क्या बोलते हैं, NH3। अब इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3। अब नाइट्रोजन का मास कितना है, तो ये है 14। कितना है, 14, और हाइड्रोजन 3। बोलोगे मैम आपने बोला हाइड्रोजन का मास तो 1 है मैम। हाँ वेरी गुड, बट ये बोलो कि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 है। कितने हैं, 3 है। तो इसीलिए 3 हाइड्रोजन है तो उसका मास कितने हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन के 3 मास नहीं होंगे, होंगे ना। हाँ, इसीलिए यहाँ पर इसका जो रेशियो निकलता है अमोनिया का, कितना रेशियो निकलेगा, 14:3। ये मास का है, ठीक है। ये टेबल आपके बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है ना। तो यहां तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर आता है लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझो, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ है ना। ये टेबल आपके बुक में है, इसे ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना। तो प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन द सेम proportion by mass regardless of the amount of compounds and the source of compound। समझो, यानी कंपाउंड यानी क्या बोल रहा है यहाँ पर, समझो। देखो ये कंपाउंड है, क्या क्या कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा है। मम्मी ने टैबलेट और लैपटॉप पढ़ने के लिए दिलाया है, फ्री फायर गेम खेलने के लिए नहीं दिखाया कि जो है फ्री फायर गेम खेल रहे हो, है ना। सो व्हाट्सअप थोड़ा सा जो है बंद कर दो और सीरियस होके पढ़ लो, है ना। लेटे लेटे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। कहानी नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना, साइंस है, चलो पढ़ो अच्छे से। हाँ, कंपाउंड समझो क्या होता है। तो कंपाउंड बेटा यानी कंपाउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड क्या होता है, तो यहाँ पर 2 और मोर एलिमेंट है। अब बोलोगे मैम कौन कौन से एलिमेंट है, अरे H2O में क्या है, तो H2O में है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दिया है ना, कंबाइनिंग एलिमेंट। अब इसका देखो मास रेशियो है ना, कितना है, 1:8। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कितना रेशियो है, 14:3 है। याद कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना, बोल रही हूँ ना, इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है कि मैम कोई शॉर्टकट की बता दो तो याद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद कर लेना और धीरे धीरे हो जाएगा याद। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये देखो कार्बन है ऑक्सीजन है, कितना रेशियो है इसकी मास का, तो यहाँ पर 3:8 है। याद कर लेना बिल्कुल इस चीज को। अब समझो जैसे H2O में समझो यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन के कितने एटम, 2 एटम, 2 एटम ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम, वहां से अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रही हूं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है। कितने हैं, 2 एटम, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है। अभी हमने पढ़ा इनका रेशियो कितना होता है, 1:8। अब बोल रहे हो कि मैम ये 2 और 16 क्या है, अरे हाइड्रोजन के यदि 2 एटम हुए तो उसका मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड करोगे तो वही तो आएगा, 2:16। तो ये 2 1 जा 2 8 जा आ गया ना, यानी इनका रेशियो कैसा है, फिक्स्ड है, 1:8 है। समझ में आया है ना, इसलिए बोल रही हूँ कि याद कर लो, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका वही है, इसका कोई ऑप्शंस नहीं है। तो H2O का जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है, H2O फॉर्मूला बना। अभी समझो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, मैंने आपको बताया बेटा कार्बन के कितने एटम है, 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो यहाँ पर 3:8 है, ये देखो 3:8। अगर ये सपोज कैसा है, 4 का मल्टीपल्स है ना, कितना है, अगर ये लिखा है आपका 12:32 तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। अगर ये ऐसा आएगा तो 3:8 अल्टीमेटली इसका मास जो है 3:8 ही तो आया। और इसको भी काट दो है 41 तो कट जाएगा, 4 1 जा, ठीक है। तो यानी केमिकल रिएक्शंस, यानी समझो ये जो हैं ये क्या है, इसे बोल दो आप रिएक्टेंट। आगे पढ़ोगे आप, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्टेंट। आफ्टर केमिकल
रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्टेंट है तो ये इक्वल होता है। क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस जो मास होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। मैंने पढ़ाया आपको, है ना। यानी ये निकला आपका 3:8। काटा पीटा आपने वैल्यू काट दी, ठीक है। कितना निकला 3:8, ठीक है। अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आया 11 आया, और यहाँ भी आपने इसको कट किया तो कितना आया 11 आया। तो आया समझ में। इतने इजी कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ कि आपको इजीली समझ में आए, है ना। लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझो, यानी वही बता रही हूँ लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, यानी कि समझो है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्टेंट। रिएक्टेंट यानी कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे समझो 4 + 32 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या कहलाएगी, ये रिएक्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये रिएक्टेंट। रिएक्ट हो रहे हैं ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जब रिएक्ट हुए मिक्स हुए तो ओवरऑल उसका वेट कितना आया 36 ग्राम। तो ये क्या हो गए, ये प्रोडक्टेंट हो गए। क्या हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। चलिए, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहां पर समझो कि ये जो लॉस है वो कहता है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान मास बेटा ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मास जो है नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। समझ में आया, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ये रिएक्टेंट है। समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है केमिकल रिएक्शंस हुआ, तो ओवरऑल इनका जो प्रोडक्टेंट आया वो कैसा आया, सेम आएगा। कोई भी चेंजेस वहां पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, ना ही वहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना ही वहां क्रिएट हो रहा है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, है ना। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अभी हम वही दो लॉस चल रहे हैं, है ना। लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा दिया, मास नाइदर क्रिएट, मास नाइदर डिस्ट्रॉय, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के दौरान उनका ओवरऑल बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एक्सपेरिमेंट उनका जो ओवरऑल वेट रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। कैसी हैं, फिक्स हैं। समझो, लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कॉल्ड लॉस ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। इसे क्या कहते हैं हम, लॉस ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं, है ना। पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लो, ठीक है। फिर स्टेट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, है ना। कैसे होते हैं, सेम एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, एंड फिक्स्ड रेशियो बाय द मास। ये देखो मैंने बोला ना आपको कि फिक्स्ड रेशियो होता है, यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो। सोर्स और मेथड ऑफ प्रोपोर्शन समझो। देखो जैसे ये क्या होते हैं बेटा, ये रिएक्टेंट होते हैं, और जब रिएक्टेंट के बाद क्या बनता है, ये प्रोडक्टेंट बनता है। यानी केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुए और ये फाइनल वैल्यू। यहाँ ओवरऑल जो वेट रहेगा वो कैसा रहेगा, बिफोर केमिकल रिएक्शंस और उसके बाद आफ्टर केमिकल रिएक्शंस, दोनों का जो वेट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम होता, कोई चेंजेस नहीं होते हैं यहाँ पर। समझो 30 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, 30 ग्राम वाटर है, 36 ग्राम, सॉरी है ना, स्लिप ऑफ टंग, इट्स नेचुरल फिनोमिना, हो जाता है। 36 जो ग्राम ऑफ प्योर वाटर है। अभी उसमें समझो जैसे दिया है यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम जो है क्या है, ऑक्सीजन है। बोलोगे मैम आपने तो अभी बताया कि 1:8 है। ओके, है ना, 1:8 है। कहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 36 ग्राम, ठीक है। ये 36 ग्राम में कितना है, हाइड्रोजन जो है कितना है 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन जो है वो कितना है 32 ग्राम। काटो ना, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो इनका रेशियो कितना आया, 1:8 ही तो आया।
इनका रेशियो कैसा है, फिक्स्ड है ना। ये देखो ऑक्सीजन इन रेशियो 1/8, 1:8 by मास। प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in ratio 1:8 by mass, and this may be obtained from the river, rain water and ground water। कहीं से भी वाटर लेकर आओ, चाहे वो रिवर का हो, पॉन्ड का हो, ग्लेशियर का हो, कहीं का भी वाटर हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास जो है वो फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? मुझे तो इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या बताऊं, है ना। दैट इज 1:8। अभी समझो 18 ग्राम प्योर वाटर है। चलिए इसका भी निकालते हैं हम। इसे नोट डाउन करते जाओ, कॉपी में साथ साथ नोट डाउन जो है आप करते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, क्या है, 18 ग्राम प्योर वाटर है। क्या है, 18 ग्राम प्योर वाटर यहाँ पर है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन है। चलो काटो, 2 1 जा 2, 8 जा, कितना निकला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, 1:8। फिर करो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 ग्राम प्योर वाटर है। क्या है, चलिए यहां से करती हूँ, ठीक है। 9 ग्राम प्योर वाटर है। क्या है ये, प्योर वाटर, ठीक है। अभी हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। कितना दिया है, 1:8। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फिक्स्ड है। समझ में आया? अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़े। फोन आ गया, 2 मिनट, है ना। क्लास के टाइम किसका फोन है। अभी यहाँ पर डाल्टन जी जो हैं वो एटॉमिक थ्योरी को क्या करेंगे, पोस्टुलेट करेंगे। क्या करेंगे, पोस्टुलेट करेंगे। उन्होंने बोला कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर्स होते हैं, क्या है, मैटर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, मेड अप एटम से बने हुए होते हैं। यानी कि ऑल मैटर्स बेटा, उसमें होता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी एंड इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, है ना। सिंपल सा एटम क्या होता है, एंड एटम्स बेटा इंडिविजुअल पार्टिकल, स्मॉल छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो एटम्स होते हैं। और जो मैटर होता है वो होता है बेटा एलिमेंट से, कंपाउंड से, मिक्सचर से, और ये तीनों में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इन एटम्स, ऑल एटम्स सेम एलिमेंट, सारे एटम्स कैसे होते हैं बेटा, सेम एलिमेंट होते हैं। उनका क्या होता है, साइज होता है, शेप होता है, और मास, सब कुछ कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। देन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ कोर्स सेम एलिमेंट्स के एटम्स, उनका साइज, शेप, मास सब कुछ सेम रहेगा। बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो हैं, समझो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो कैसे रहेंगे, सब कुछ उनका डिफरेंट रहेगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, एटम्स आर रीअरेंज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस, है ना। केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स जो है बेटा ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना। दे आर अरेंज, जो कैसे होते हैं, रीअरेंज होते हैं, और कंबाइन होके, सेपरेट होके, कंबाइन हो चाहे सेपरेट हो, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस जो है बनाते हैं। सो ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अभी इसे हम और पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स थे इस थ्योरी के। क्या थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थे, यानी हमने पढ़ा एटम्स कैसा है, एटम्स बेटा इंडिविजुअल टाइनी पार्टिकल्स है। कैसा है, एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है, वेरी टाइनी पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है। अब उसके क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी तो है एटम्स के। क्या है उसके, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप। समझो इसके पास क्या था, प्लस चार्ज था, याद है ना, याद है ना। न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अभी समझो इंडिविजुअल एटम्स के बारे में। इंडिविजुअल एटम्स क्या होता है, यानी डाल्टन said atom could not be broken down, but we know
दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, है ना। ये बोल रहे हैं कि एटम, जो एटम है अब उसे डिवाइड कुड नॉट बी ब्रेकन डाउन, मैंने एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब उससे डिवाइड नहीं कर सकते, वही तो है एटम, ठीक है। वही क्या है, एटम है ना, मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है। आया समझ में, यहां तक याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आइसोटोप क्या होता है, तो ये दो चीजें आप नेक्स्ट 4th चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे, यहां पर आपको थोड़ा सा ही है बस। तो आइसोटोप यानी कि ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, इनके मास कैसे होंगे समझो, विच इज फॉल्स फॉर आइसोटोप हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। 2 मिनट। आइसोटोप यानी कि इनके मास जो है बेटा कैसे हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है यानी कि आप देख रहे हो, समझो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ही 3 फॉर्म है ना। देखो हाइड्रोजन यानी कि आपने इनका जो मास नंबर है वो कैसा है, इसमें पढ़ा आपने, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। बट मास कैसे उनके डिफरेंट हैं, कैसे हैं, 1 2 3 दिख रहा है ना उधर से। इसके पास 1 मास है हाइड्रोजन का, इसलिए क्या है, प्रोटियम। क्या कहते हैं इसे, प्रोटियम। इस हाइड्रोजन के पास 2 मास है, कितने हैं, 2 मास है, इसलिए इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम। क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम। और इस हाइड्रोजन के पास 3 मास है, कितने हैं, 3, है ना, तो इसलिए बोलते हैं इसे ट्रिटियम। समझ में आया, तो वो कहलाता है आइसोटॉप, यानी कि इनके मास कैसे हैं, डिफरेंट हैं। डिफरेंट यानी आइडेंटिकल, मास कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। सो ये जो है क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप। और आइसोबार जहां पर बेटा इनके मास कैसे हैं, सेम है। आर्गन 14, पोटेशियम 14, कैल्शियम 14, एलिमेंट अलग हैं, है ना, विच हैव द सेम मास। मास कैसे हैं आइसोबार के, सेम, बट डिफर एलिमेंट, इनके एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट है। ये है ऑर्गन, ये है पोटेशियम, ये है कैल्शियम, है ना। तो 18, 19 एंड 20 एलिमेंट, है ना, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल जो होते हैं ना उसमें टेबल में है ना, पीरियोडिक टेबल, है ना, उसमें, ठीक है। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो जरूर जाके विजिट करना। तो समझ में आया, आइसोटॉप यानी मास कैसे हैं, यहाँ पर डिफरेंट है, आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन के पास 1 था इसलिए वो क्या है, प्रोटियम। इस हाइड्रोजन के पास 2 है इसका मास, इसलिए ड्यूट्रियम। और ये हाइड्रोजन इसके पास 3 मास है, तो इसलिए ट्रिटियम। यहां पर आपके मास कैसे हैं, सेम। यहां पर मास अलग अलग थे, मास कैसे हैं आइसोबार में, आइसोबार सॉरी, है ना, आइसोबार में मास कैसे हैं, सेम है। एलिमेंट कैसे हैं, डिफरेंट है, ये कहलाएगा आइसोबार। समझ में आया यहां तक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा रेडियस ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स की रेडियस बहुत ही स्मॉल होती है, कितनी स्मॉल होती है वो तो यहाँ आपको पढ़ के ही पता चलेगा, है ना। सो रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है, इसका अगर रिलेटिव साइज की बात करें तो कितना होता है, मेजरमेंट, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन अ नैनोमीटर। हाँ, नैनोमीटर, ये तो बहुत छोटा हो गया। एटम ही जब इतना छोटा है तो उसकी रेडियस तो और भी ज्यादा छोटी होगी ना, है ना। इसकी रेडियस बेटा, है ना, एटम जो है उसकी रेडियस किसमें है, वो है नैनोमीटर। किसमें है मेजर, नैनोमीटर है। कितनी नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1/10⁹ माय गॉड, है ना। 1 नैनोमीटर जो होता है 1/10⁻, इतना छोटा, समझ में आ रहा है। और 1 मीटर यानी कितना, 10⁹ nm। माय गॉड, दिस इज टू मच स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है ना। समझ में आया। अब समझो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये पढ़ लेना बस, इसका बाकी कोई काम नहीं है। 10⁻⁻10, है ना। वाटर के मॉलिक्यूल 10⁻⁹ होते हैं। फिर सैंड के मॉलिक्यूल 10⁻⁻4। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कितने होते हैं, 10⁻⁻8। आंट 10⁻⁻3, एप्पल 10⁻⁻1। इतने छोटे छोटे यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, इनके साइज है।
समझ में आया? चलिए पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में गिवन है ये। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, है ना। यानी बेटा ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है ना, मॉडर्न सिंबल्स उसके आ गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो हाइड्रोजन जो है उसे कैसे डिफाइन किया गया है? H से, ऑक्सीजन को O, कार्बन C फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए उसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है और इसे ही कहते हैं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम। समझ में आया? चलिए अभी ये डिक्लेयर कौन करता है कि इस एलिमेंट को इससे डिक्लेयर करना है, इस एलिमेंट को इस लेटर से डिक्लेयर करना है? इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन ये है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, आपको स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? सो इंटरनेशनल यूनियन, है ना, हाँ यस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करता है नेम्स ऑफ द एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के नेम्स जो है अप्रूव करता है, उन्हें सिंबल बताता है, उनकी यूनिट क्या है। जैसे आप समझ लो हाइड्रोजन के लिए इसने बोला H, क्या डिक्लेयर किया? हाइड्रोजन के लिए H, कैपिटल H। एल्यूमिनियम के लिए Al, सोडियम के लिए Na, किसने डिक्लेयर किया? ये ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, याद कर लेना। अभी कुछ और सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो सिंबल क्या हो गया था, गए क्या है? उठ के बैठ जा, पढ़ ले, एक झापड़ मारूंगी यहीं से खींच के फोन में घुस के, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अदर सिंबल्स, अभी इसके बारे में क्या है, कुछ दूसरे सिंबल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वो क्या है? फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं लैटिन और ग्रीक और जर्मन से लिए गए हैं कुछ दूसरे सिंबल्स, यानी कि सिंबल्स ऑफ आयरन। आयरन के लिए क्या यूज करते हैं हम? Fe, और Fe कहाँ से आया? फेरम से आया है। Fe फ्रॉम फेरम, ठीक है, जो कि क्या है? लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन, यानी नेम जो है इसका लैटिन नेम फेरम है। क्या है? फेरम। समझ में आया? आयरन को हम क्या बोलते हैं बताओ? आयरन को डिक्लेयर करते हैं सिंबल Fe, और ये Fe वर्ड कहाँ से आया है? तो एक लैटिन वर्ड जो है इसका क्या है बेटा? फेरम। क्या है? फेरम। समझ में आया है ना? ऐसे ही यहाँ पर कुछ पोटेशियम, पोटेशियम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसका वर्ड जो है लैटिन जर्मन वर्ड क्या है? ये आया है कैलियम से। कहाँ से आया है? कैलियम, है ना। चलिए, तो यानी समझो इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये फॉर्मेट बेस्ड होते हैं, यानी 1 और 2 लेटर। तो फर्स्ट तो इसको लिखते हैं हम कैपिटल लेटर से और सेकेंड आता है स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। जैसे फर्स्ट कार्बन का C ले लिया, कैपिटल लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर। अब आया कैल्शियम, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। हीलियम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। एल्यूमिनियम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ये I नहीं है, ये L है, ये दिस इज द L, सेकेंड लेटर स्मॉल। कैल्शियम, फर्स्ट लेटर कैपिटल फिर स्मॉल, है ना। और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो ये इंग्लिश नेम जो है ना, बट समटाइम यहाँ पे आपने पढ़ा लैटिन, लैटिन वर्ड सोडियम के लिए क्या है? Na यूज किया हमने, सोडियम के लिए Na, है ना, यूज किया, जो कि क्या एक लैटिन वर्ड है। आयरन के लिए हमने क्या यूज किया था? Fe, जो कि फेरम वर्ड है। और सोडियम कहाँ से आया? नेट्रियम से आया। कहाँ से आया ये? नेट्रियम, एंड Fe आयरन फ्रॉम द फेरम। सो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। और ये बेटा इसे कुछ इस तरीके से सिंबल दिए गए थे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ तक कहानी क्लियर समझ में आई? आगे बढ़ें, चलिए। अभी एटॉमिक मास के बारे में पढ़ो। देखो, है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास होते हैं। याद कर लेना, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेटा इसमें आते हैं, है ना। यहाँ से बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको ये जो एटॉमिक मास है ये आपको आना चाहिए। याद कर लेना, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन 2U,
कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, चलो मेरे साथ साथ बोलो, बोलो मेरे साथ, ऑक्सीजन 16U, है ना। पहले लगता था एटॉमिक मास में AMU, पहले इसके आगे कौन सी यूनिट लगती थी, AMU, अभी यूनिट चेंज हो गई है, U आ गया है, क्या आ गया, U। सल्फर 32, वेरी गुड, बोलते जाओ। क्लोरीन 35.5U, सोडियम होता है 23U, पोटेशियम होता है 39U, मैग्नीशियम होता है 24U, कैल्शियम होता है 40U, जिंक होता है 64U, आयरन होता है 55.8U। यहां तक आया समझ में, याद कर लेना, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। अभी हम ना एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है किसी एटम्स का एटॉमिक मास जो है क्या होता है। जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन जी, उन्हें ना, तो जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने क्या है एटॉमिक मास थ्योरी को प्रपोज किया, दैट एटम एटॉमिक मास, है ना। जॉन डाल्टन है, वो एटॉमिक मास थ्योरी बता रहे हैं जो कि किसी एटम्स का मास होता है। ईच एलिमेंट हैड एटॉमिक मास, यानी क्या है, हर एलिमेंट्स के पास क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। साइंटिस्ट प्रॉम्प्टेड मेजर्स द एटॉमिक मास ऑफ द एटम, ठीक है। उन्होंने क्या बताया भाई कि किसी एटम, चाहे एलिमेंट्स हो उसका एटॉमिक मास है, चाहे एटम हो उसका एटॉमिक मास है। तो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कंपाउंड फॉर्म, है ना, समझो इसे कि लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंपाउंड फॉर्म कैसे हो रहा है, यानी कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हम जो धुआं होता है, स्मोक है ना, उसमें क्या कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में बेटा क्या क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, तो वही तो बोल रहा है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन कंपाउंड फॉर्म। ये कैसी केमिकली कैसे होते हैं, कंबाइन होते हैं और कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म में ये कॉम्बिनेशन इनका होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के भी पार्टिकल है प्लस ऑक्सीजन के भी पार्टिकल है। अब बोलेंगे किस रेशियो में है, लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ गया। तो लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी 36 ग्राम कार्बन है प्लस यहाँ पर 4 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। समझ में आया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉस ऑफ कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशन कंपाउंड फॉर्म, है ना, कि ये कैसे केमिकली जो है ये कंपाउंड केमिकली कैसे हैं, कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, जो कि रेशियो में है। अभी या ये भी बोल सकते हो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के मास का कितना है, 4/3, कितना है, 4/3 है, ये गलत है ना, इस ऐसे भी लिख सकते हो कि 4/3, ऑक्सीजन के मास का 4/3 है। पहले जो इंटरनेशनल यूनियन है ना, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन था, पहले इसे AMU है ना में यूनिट्स लेता था, अभी ये किसकी फॉर्म में लेता है, U के फॉर्म में लेता है। तो चलिए आइए कुछ नोट्स है यहाँ पर, है ना, क्या है हम उसके बारे में पढ़ ले। ये एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, है ना, हमने पढ़ा एलिमेंट का मास होता है, एक एटम का मास होता है, मास सबका होता है। और जॉन डाल्टन जी ने भी डिफाइन किया एटॉमिक मास इज क्या होता है, टोटल मास ऑफ अ सिंगल एटम, किसी सिंगल एटम का टोटल मास इंक्लूडिंग इट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा एक एटम है और उस एटम में क्या है बेटा, वहां पर क्या है, न्यूक्लियस है ना, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या इंक्लूडिंग पूरा का पूरा मास एंड मेजर्ड इन एटॉमिक मास। और इसको किससे मेजर्ड करते हैं, एटॉमिक मास। पहले यूनिट कौन सी थी इसकी, AMU, अब क्या है, U, ठीक है। यूनिट जो है चेंज हो गई, सब कुछ चेंज होता रहता है ना समय के हिसाब से। वही एटम इज सो स्मॉल दैट इट्स मास इज जनरली नॉट मेजर इन ग्राम्स। एटम्स तो बेटा इतना छोटा होता है, उसका एटॉमिक मास तो है बट इसे भी ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, इसे ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। अ न्यू यूनिट डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, है ना, अभी अर्लियर पहले कौन सी थी ये, नाउ U, ठीक। द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना है बेटा, कार्बन के 12 आइसोटोप इज टेकन एज 12 AMU और 12 U, यानी बोल रहा है एक एटम का मास
कार्बन के ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कार्बन के एक एटम के मास से ली गई है, जिसे अगर हम कहें सो 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU इज डिफाइंड कैसे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, इस तरीके से 1 बाई है ना यहाँ पे है ना, यानी एक एटॉमिक मास की यूनिट जो है किस तरीके से डिफाइन किया गया 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफाइन एक एटॉमिक मास है ना, यहाँ पे कार्बन के 12 एटम्स का 1/12। समझ में आया? यहाँ तक आ गया समझ में? आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और आ गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं, कुछ नहीं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आएगा समझ में। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8। हाँ ऑफ कोर्स है ना, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1, और इनका मास जो है ना वो कैसा है बेटा, ये मास ही तो है, ये क्या है मास है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास कैसे 1:8 में है ना, मास फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen? कितना? 3 ग्राम of hydrogen। समझो, जब यहाँ पर अभी ऐसा, ठीक है, अभी कितने की जरूरत है आपको, कितने ग्राम की जरूरत है, ये बोल रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बेटा कितने मास की जरूरत है जिससे वो हाइड्रोजन के 3 ग्राम्स के साथ रिएक्ट हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1 इंटू कितने ग्राम ऑक्सीजन, चलिए O2 लिख देते हैं, 3 इंटू 8, तो ये कितना निकल आया 24 ग्राम। था ना इजी कॉन्सेप्ट, 1 का इसमें किया तो ये इतना ही आ गया। तो ऑक्सीजन के लिए कितने ग्राम की जरूरत है जिससे वो हाइड्रोजन के गैस के 3 है ना, यहाँ दिया ना 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट हो जाए तो कितना 24 ग्राम जो है उसको जरूरत है ऑक्सीजन को। समझ में आया? है ना, ऑक्सीजन को 24 ग्राम जो है, यहाँ पे बोला ना व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को कितने मास की जरूरत है, तो ऑक्सीजन गैस को 24 ग्राम मास की जरूरत है जिससे वो हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम्स के साथ क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए। आया समझ में? चलो आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन है ना, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए समझो यहाँ पर कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना है, इसका रेशियो 3 और ये है 8, ठीक है, 3 ग्राम एंड 8 ग्राम। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, कितना 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, यानी बेटा ये क्या है, ये है रिएक्टेंट। क्या है ये? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट? प्रोडक्ट। तो मैंने आपको लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ाया है, मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, है ना। केमिकल रिएक्शन में बेटा बिफोर एंड आफ्टर कैसे सेम रहते हैं। चलिए तो यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कितना 3 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना। मैं यहां पर लिख रही हूं, है ना, स्पेस नहीं है। चलिए 3 ग्राम ऑफ कार्बन, अभी कितना है कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड, अरे बाप रे ऑक्सीजन कितना दिया यहां पर 50 ग्राम। अभी बोल रहा है जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कितना मास लगेगा, कितना मास लगेगा, ये वैल्यू निकालनी है ना। द विच लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न, जो है गवर्न योर आंसर। क्या है, कार्बन कितना दिया है 3 ग्राम, व्हाट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म्ड, है ना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास जो है फॉर्म होगा व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कितना दिया है 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। एक
कुछ फॉर्मूला याद करो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना था, 3:8। कितना रेशियो दिया है यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मैंने आपको मास पढ़ाया है कितना है, 3:8। यानी कार्बन के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 8 एटम्स के साथ ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शंस करेगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर उसे बाकी से लेना देना नहीं है, क्या करना उसे, ऑक्सीजन तो बेटा बहुत सारी है रूम पे, कार्बन के यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स है, 3 है, तो 3 ऑक्सीजन के सारे एटम्स के साथ थोड़ा ना मिक्स कर पाएगा, उसे कितने की जरूरत है, सिर्फ 8 की। तो वो 80 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो 8 की जरूरत है, उसे कितने की जरूरत है, 8 ग्राम की जरूरत है। अभी यहां पे समझो दिया कितना है, 50 ग्राम ऑक्सीजन दी है, उसे जरूरत कितने की है, 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी एक्स्ट्रा कितना निकला, 42 ग्राम। तो इस 42 ग्राम ऑक्सीजन से कार्बन का कोई लेना देना नहीं, उसे जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ 8 ग्राम की ही जरूरत है, क्योंकि ये टेबल आपके बुक में बनी हुई है। आ रहा समझ में, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यानी इसका मास जो है कितना निकला, यहाँ पर पढ़ो। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली ये कितना, 3 ग्राम कार्बन का और 8 ग्राम ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होंगे। उसे एक्सेसिव ऑक्सीजन से जरूरत नहीं है जरूरत उसे। 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस, है ना। तो वो क्या करेंगे बेटा, ये 11 ग्राम जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे मिक्स होके। एक्सेसिव ऑक्सीजन विल नॉट पार्टिसिपेट इन कंपाउंड। जो ये 42 ग्राम एक्सेसिव ऑक्सीजन आई है उसके कंपाउंड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बस इतना सही कॉन्सेप्ट था, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए एक बहुत ही 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, नोट डाउन कर लो, स्टार मार्क कर लो। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने आपको पहले ही बताया है बेटा, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिन्होंने पोस्टुलेट की है वो बोलती है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस, है ना। केमिकल रिएक्शंस में एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय होते हो ना ही वो क्रिएट होते हैं। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट जो होता है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आइडिया एक्सप्लेन, मास स्टे द सेम इन अ केमिकल रिएक्शन। पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शंस में जर्नी में ये जो मास होता है वो कैसा होता है बेटा, सेम होता है। एटम्स आर जस्ट रीअरेंज, नॉट लॉस्ट और गेन, है ना तो वो लॉस्ट होते हैं ना ही वो गेन करते, वो रीअरेंज्ड हो जाते हैं, वो सेम होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, अभी ये आपको आंसर राइटिंग बता रही हूँ कि 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। सो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स, है ना, कि एटलीस्ट यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। देन पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉस ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। मैंने आपको बताया है ना कि ये क्या होते हैं, ये इनका रेशियो जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है ना। तो ये देखो, फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम कंबाइन इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। यानी 2 हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के कितने एटम, 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, मिलके क्या बनता है, वाटर। आइडेंटिकल मास, एटम्स के मास कैसे होते हैं बेटा, एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट हैव कांस्टेंट मास एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। नंबर एंड काइंड, थस मास ऑफ एटम आर कांस्टेंट। कैसे हैं, कांस्टेंट है, सेम है ना। मास ऑफ प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, लाइक कौन कौन से, देखो वाटर, इनका मास फिक्स्ड है। मैंने बताया ना आपको कि 1:8 होता है, समझ में आ रहा है। मास रेशियो विल ऑलवेज बी द सेम, ठीक है, मास रेशियो हमेशा सेम होता है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है। अब बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा थ्योरी है, बाकी ये चैप्टर फुल ऑफ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा।
तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस कितनी है, 6 ग्राम। कितनी है, 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है ऑक्सीजन के 48 ग्राम। चलो ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन गैस। ये कितनी है, 6 ग्राम और ये कितनी है, 48 ग्राम। जो भी दिया है हम यहाँ पर साइड में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। टू फॉर्म वाटर, मिलके क्या बना रहा है, वाटर। अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा ना कि उनका टोटल ये क्या हो गया बेटा, रिएक्टेंट हो गए। प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएंगे, ये रिएक्टेंट हो गए, है ना। मैंने आपको पढ़ाया ना, रिएक्टेंट है और फाइनल ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। अब जब ये रिएक्ट होंगे तो वाटर का कितना मास आएगा, काउंट कर लो, 48 + 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 ग्राम, है ना। 54 ग्राम ऑफ जो है मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। यहां पर आप पढ़ो कि ये देखो, ठीक है, H2O में 54 ग्राम ऑफ वाटर। रिएक्टेंट क्या थे इसके, मास ऑफ रिएक्टेंट थे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मास और एटम्स का मास। तो ये कितना आ गया, ये, और ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है। जो फाइनल वैल्यू आती है ये क्या है, प्रोडक्ट है। और ये मैंने आपको बताया कि इनका जो रेशियो होता है फिक्स्ड होता है, 1:8 होता है। समझ में आया। बाकी थ्योरी दी है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऑलमोस्ट वही है। मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, वही थ्योरी है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। चलिए ऑक्सीजन के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। ऑक्सीजन प्लस, देखो ये वही है ना, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट है। और ये जो है ऑक्सीजन और क्या है, हाइड्रोजन, तो बेटा ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इन्हें, रिएक्टेंट, जो कि केमिकल प्रोसेस जब इनका होता है, केमिकली ये कंबाइन होते हैं। तो समझो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16 की। इसका एटॉमिक मास कितना है, 16, है ना। U प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 2U। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो ये जब कंबाइन होंगे केमिकली तो ये कितना बना देंगे, 18U। ये आंसर आ गया, ठीक है। यानी ये मिल के बनाएंगे वाटर। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके क्या बना देंगे, H2O। इट मीन्स पानी। अब बेटा पानी लेक का हो, रिवर का हो, पॉन्ड का हो, ग्लेशियर का हो, उसमें वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे, है ना। और वो 1:8 होता है। रेशियो तो आपको पढ़ा है, ये रेशियो होता है, ये मास है ना। डोंट बी कंफ्यूज विथ दिस। अभी आते हैं मॉलिक्यूल, है ना। वो गाना कितना आया ना आजकल, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप, 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप, 4 लॉलीपॉप। लॉलीपॉप में क्या था, लॉलीपॉप 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 था। और ये है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो होता है, इट मीन्स मॉलिक्यूल में क्या होता है, molecule of an element is defined as a group of 2 or more identical atoms। क्या है, मॉलिक्यूल्स में, है ना, 2 और मोर एटम से मिलकर क्या बना होता है, मॉलिक्यूल। लॉलीपॉप बहुत सारी लॉलीपॉप से मिलकर बनी हुई होती है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल जो है बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, है ना। आइडेंटिकल एटम्स एंड दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर कैन एग्जिस्ट। कैसे ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। फिर नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और उस मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम्स होते हैं। जनरली आपको देख रहे हैं ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये मिलके क्या बना, वाटर। तो इस वाटर में क्या थे, इस वाटर में ऑक्सीजन के भी क्या है, एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के भी हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, ऑक्सीजन के भी है ना, एटम्स। ये है ईथेन, तो ईथेन में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन, तो वही है ना। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। समझ में आ रहा है ना। एटम्स का ग्रुप होता है, 2 से ज्यादा एटम्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं।
सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, है ना। हेल्ड टुगेदर भी स्ट्रॉन्ग, केमिकली बॉन्डेड, वो कैसे होते हैं, केमिकली बॉन्ड होता है उनमें, एंड फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिमेन अ यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक अ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो देखो H2O, है ना। पानी में कौन कौन से मॉलिक्यूल की है, तो बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो समझ में आया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ये था मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अभी इन टेबल को कुछ हम सिंबल्स के थ्रू, इनके कुछ सिंबल्स होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सम अदर एलिमेंट विद द सिंबल्स, है ना। ये एलिमेंट बेटा पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया हुआ है। 112 एलिमेंट्स होते हैं और कि कौन मेटल होता है कौन नॉन मेटल होता है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। सो देखो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स होता है, जैसे ये हाइड्रोजन H, हीलियम है 2, है ना, एलिमेंट नंबर है, लिथियम 3, बैरियम 4, बोरोन 5, कार्बन का क्या होता है 6 होता है ना, 7, है ना। ये ऑक्सीजन, फिर क्या फ्लोरीन, इसमें से कुछ ही आपके काम के है। ये है सिंबल की टेबल लगाई हुई है मैंने, यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर होते हैं और एटॉमिक मास होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पर अगर बात करूं तो 24। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो ये हो जाता है 16, है ना। तो ये टेबल आपको याद करनी है, लिख रही हूं मैं, है ना। आपको ये टेबल याद करनी है। बोलोगे मैम कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो मैं कहूंगी बेटा आपसे मेरे पास शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, आपको ये टेबल एनी हाउ याद करनी है। अगर कोई तरीका होता तो मैं जरूर बताती, है ना। आप बस टेबल याद कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगी, स्लोली स्लोली आपको टेबल याद हो जाएगी। चलिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, इट मीन्स विच इज ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, वो होता है मॉलिक्यूल। अभी हम पढ़ेंगे, देखो जैसे नियोन और हीलियम के पास इसे क्या है Ne और He, है ना। तो इसे हम बोलते हैं मोनाटोमिक, क्या होते हैं ये मोनाटोमिक, ठीक है। जिसके पास क्या है एक ही एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं मोनाटोमिक। जिसके पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन 2, क्लोरीन 2, इनके पास 2 मॉलिक्यूल है, तो ये कहलाते हैं डायटोमिक। ये क्या कहलाते हैं डायटोमिक। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल था, अब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये कहलाएगा ट्राइटोमिक। क्या कहलाएगा ट्राई से 3, ट्राइटोमिक। और जब 4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तब ये कहलाएगा टेट्रा। क्या कहला जाएगा टेट्रा एटॉमिक। और जब 4 से ज्यादा 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, जितनी मर्जी आप उतने लेके आओ, तब वो कहलाएगा पॉलीएटॉमिक। समझ में आया। अगर एक मॉलिक्यूल है, सीरियस बिल्कुल पढ़ लेना, मस्ती मजाक बंद, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हो तब क्या कहलाएगा वो मोनाटोमिक। जब यहाँ पर उसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं तब वो क्या कहलाएगा डायटोमिक। जब 3 मॉलिक्यूल है तो ट्राइटोमिक, और 4 है तो टेट्राएटोमिक। और जब 4 से ज्यादा आ जाए 5, 6, 7, 8, 9, है ना, तो वो कहलाएगा पॉलीएटोमिक। अभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल तो पढ़ लिया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। अब हम इसके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल फॉर एलिमेंट पढ़ा था, 2 और मोर एलिमेंट, है ना। अभी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। वहां पर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट थे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना। ये H2 है, कट गया है H, है ना, H2O। अभी समझो H2O क्या है, इसमें हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना मास 1, ऑक्सीजन का कितना मास 1, यानी इनका रेशियो अगर निकल के आया तो 1:8। अरे वाह, है ना। कंपाउंड, कंपाउंड में कंबाइनिंग एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका रेशियो कितना है 1:8। आया समझ में? यस मैम, वेरी गुड। अभी आता है अमोनिया। अमोनिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स आते हैं। थोड़ा सा मैं जगह बना लेती हूँ क्योंकि जगह का यहाँ पर प्रॉब्लम है। NH3, ठीक है,
तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट। नाइट्रोजन अगर इसकी मास की बात करें तो कितना होगा ये 14:3। मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो गया आपके साथ, ये देखो 14:3। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के कितना है बेटा 3, ऑक्सीजन का मास कितना है 8। समझ में आया है ना? तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर कि ना समझ में आए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास यानी टोटल मास of a single molecule find by summing the atomic mass of all the constituent amounts। यानी बेटा टोटल मास समझ में आ रहा है किसका? टोटल मास जो भी सिंगल मॉलिक्यूल्स दिए हुए होंगे उसका टोटल मास आपको निकालना है। और पहले जनरली क्या होता था कि ये जो मॉलिक्यूलर मास थे इसकी जो यूनिट होती थी वो कैसी होती थी AMU में इसे डिफाइन किया गया था, पर आज एट प्रेजेंट जो यूनिट है इसकी चेंज हो गई है। तो वो क्या आ गई है, इसकी यूनिट्स आ गई है, उसे यू में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। ठीक है ना? तो ये सारे मॉलिक्यूलर मास दिए हैं, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 1U, कार्बन 12U। इसके लिए कोई भी मैम मुझे कुछ टिप्स बता दो कि मुझे याद हो जाए, तो बेटा इसके लिए कोई टिप्स नहीं है, बस आपको याद करनी है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ये टिप्स याद हो जाएंगी, है ना? नाइट्रोजन 14U बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं ना तो उनमें ये सारे जो वैल्यूज है आपको लिखनी पड़ेगी, है ना, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्योंकि टोटल जो मास है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि टोटल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स का टोटल मास जो होता है। सो मैग्नीशियम 24U, सोडियम 23U, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5U एंड क्लोरीन जो है 40U, है ना? तो ये बेटा ये जो मॉलिक्यूलर मास की जो टेबल है ना आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। चलिए तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूल H जो है हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 2 हैं, तो क्या करोगे इसके लिए 2 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2U निकल आया। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1 होता है 1U, और कितने मॉलिक्यूल्स है 2 मॉलिक्यूल्स है ना? तो 2 × 1 = 2U। ऐसे ही ऑक्सीजन के यहाँ से देखते है ना, ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन का कितना है 16, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 2 है ना? तो 2 × 16 = कितना हो गया 32U। मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, ठीक है? CH4 इट मीन्स कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, वहां पर कार्बन कितना है 12, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है 4 मॉलिक्यूल, तो 4 × 1 = कितना हो जाएगा 16U। ये निकला आपका CH4 का। ऐसे ही आप निकालिए H2O, अगेन हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल मिल गए 2 मॉलिक्यूल मिल गए, है ना? बनता जाएगा, साथ साथ पढ़ते चलो सब कुछ बन जाएगा, बहुत इजी है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है ना, तो हाइड्रोजन का वहां पर मॉलिक्यूल मास कितना है 1, U बेटा हम लास्ट में लिखेंगे, है ना, इसीलिए। प्लस ऑक्सीजन का कितना है वहां पे देखो, ऑक्सीजन 16 ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 16 कितना है 18, सो ये हो जाएगा 18U। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का कितना है देखो वहां पर 12, कितना है कार्बन का 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, तो ऑक्सीजन आपको कितना दिया है वहां पे 16, वेरी गुड, आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा 12 + 32, है ना? तो इसको कर दो 12 + 32 = 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 4 और U। तो इस तरीके से ये था मॉलिक्यूलर मास यानी टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, है ना? मॉलिक्यूल्स का टोटल मास जो है वही मॉलिक्यूल्स कहलाता है। पहले इसे AMU में डिफाइन किया जाता था, बट नाउ एट प्रेजेंट इसकी जो यूनिट है वो चेंज हो गई है, अब इसे U में डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट पानी पी के आती हूँ।
अब आता है बेटा फॉर्मूला मास यूनिट। बोलोगे मैम ये कैसे कैसे टॉपिक्स है, नहीं समझ में आते, आएंगे आपको यहाँ सब कुछ समझ में आएगा। समझो कि फॉर्मूला मास यूनिट क्या होता है। ये जो है सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स। बेटा सारे एटम्स का एटॉमिक मास जो होता है उसका क्या सम, वही होता है फॉर्मूला मास यूनिट। समझो जितने भी एटम्स है उसके सारे एटॉमिक मास का सम। कैसे मैम समझाते हैं फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। समझो इसे जनरली हम बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझो दिस इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया सेम वैसे ही हम जो है फॉर्मूला मास यूनिट को भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। द डिफरेंस इज दैट क्या है, यूनिट जो है यू है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दिया है सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव हैज अ फॉर्मूला मास यूनिट। ठीक है, चलिए सोडियम क्लोराइड को बेटा किससे डिफाइन करते हैं, NaCl। तो Na सोडियम जो होता है उसके बेटा उसका एटॉमिक मास कितना है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35 यूनिट है, प्लस सोडियम कितना है 23। ठीक है, बस वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला मास यूनिट है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5 है ना यहाँ पे। ठीक है 0.5, ठीक है कैलकुलेट कर लेना। और इनके एटम्स कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, एटम मॉलिक्यूल वन सिंगल ही है ना, तो इसीलिए समझो इसे एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ, है ना। सोडियम का कितना है बोलो, जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास कितना है 23, कितना है 23 प्लस Cl क्लोरीन कितना है 1 ही है ना। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका कितना दिया है 35, हम 35 कर देते हैं, तो ओवरऑल आप करो 23 प्लस 35 तो कितना आ जाएगा 358 प्लस 358 है ना, तो 88U। इसका जो फॉर्मूला मास यूनिट है वो कितना निकला 88U निकलता है। ये रॉन्ग है ना, कैलकुलेशन समथिंग यहाँ पर कुछ जो है, एक बार अपन और चेक कर लेते हैं कि 35 प्लस 23, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है ना, 325 ही होगा, ओके मुझसे ही गड़बड़ हो गया है ना। 58U जो है इसकी मॉलिक्यूलर मास यूनिट निकली। सेकेंड क्वेश्चन करें। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, चेक करो यहाँ पर कैल्शियम कहाँ है ये 40U। ठीक है, कैल्शियम प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास तो हमने पढ़ा हुआ है ना, क्लोरीन कितना है 35U। तो चलो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम समझो ये कैल्शियम का कितना है 40 प्लस क्लोरीन के कितने हैं मॉलिक्यूल 2 इंटू क्लोरीन का जो आया वो 35 आया। ठीक है, तो चलो ये हो गया 40 और ये हो गया 70, तो इस कितना हो जाएगा 110U। समझ में आया, सिंपल सा कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास कितना है 40 रख दिया, देन क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 35 इसकी एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, 75 2 से कितना आएगा 70 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 110U। ये था इसका फॉर्मूला मास यूनिट, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, ये जो टेबल्स ये जो होती हैं ये आपको वैसे एग्जाम में दी हुई आएगी, और नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको जो है ये याद हो जाएंगे। अभी और फॉर्मूला मास यूनिट हम निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे। चलिए कुछ जिंक ऑक्साइड के निकालेंगे, किसके निकालेंगे जिंक ऑक्साइड के निकालते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जिंक, तो जिंक का कितना है चलो बोलो 65 यूनिट है ना। ये बेटा पढ़ लेना, नहीं तो क्लास 10th में नैया पार हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे फॉरवर्ड होंगे आपके क्लास 10th के साइंस में, है ना। और यहाँ से जो आपका 3rd चैप्टर है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, पूरा, और स्कोरिंग पेपर है ये जो चैप्टर है ना आपका एटम एंड मॉलिक्यूल, ये स्कोरिंग है
है ना। तो इसे जरूर करना और इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। चलिए जिंक का कितना निकला यहाँ पे 65, तो चलो 65 प्लस ऑक्सीजन जो है उसका कितना है देखो 16U, तो कैलकुलेट कर लो, तो 6 5 11, 6 और 1 7 और 1 है ना 8, तो ये कितना आ गया 81U, कितना आ गया 81 है ना, 6 5 11 और 5 और 1 6 और 1 अरे 6 5 11 है ना 6 1 7 1 6 7 8 राइट, यस यस ठीक है। सोडियम क्लोराइड, अभी सोडियम का कितना है, चलो देखो यहाँ पे सोडियम Na 23U, कितना है यहाँ पे 23, ठीक है। अभी देखो सोडियम के कितने हैं यहाँ पे Na2 है ना, सोडियम का कितना है Na2, तो यानी इसके सामने इसका जो एटम है वो कितना हो जाएगा 2 × समझ में आ रहा है, प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16, तो चलो कैलकुलेट करो इसे, तो 23 2 से कितना होता है बोलो 46 प्लस 16, जोड़ दो इसे, तो ये हो जाएगा 6 6 12 4 1 5 और 1 6 है ना, तो 62 यूनिट, कितना आ गया ये 62 यूनिट। ऐसे ही पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, तो पोटेशियम का कितना है बेटा यहाँ पे 39, ठीक है, और यहाँ पर 2 लगा है इसका, तो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे 2 × ये कितना है 39 प्लस कार्बन का कितना होता है, चलो कार्बन का होता है 12, कितना है कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कि कितने, देखो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो इसलिए आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 16, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा, होमवर्क है करते रहना। सोडियम क्लोराइड NaCl का चलो करते हैं, है ना, तो NaCl जो है सोडियम का कितना है देखो 23, कितना है 23 प्लस क्लोरीन जो है कितना है 35, कितना है 35, तो जोड़ दो इसको 3 5 8 3 2 5, ये निकल आया, ठीक है, निकल गया। अब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का कितना होता है यहाँ पर बताओ, कैल्शियम इज 40, कितना है 40 प्लस क्लोरीन का कितना है 2 लगा है इसमें, तो 2 × क्लोरीन कितना है 35, तो ये हो जाएगा कितना, ये 70 हो गया प्लस ये हो गया 40, तो ये हो गया 110U, ये तो अभी पहले हमने किया हुआ है वही है। सो समझ में आया, फॉर्मूला मास यूनिट भी एज सिमिलर टू मोलिकुलर मास है, और ये एटॉमिक मास जो है आपको सब चीज़ों की याद होनी चाहिए, वहाँ है ना फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। अभी हम पढ़ते बेटा आयोन्स के बारे में। तो आयोन्स जो होती हैं, एटम्स में कुछ चार्ज होता है, क्या होता है, एटम्स जो होती हैं उनमें चार्ज होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप बोल रहे हो कि मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो समझो पॉजिटिव चार्ज बेटा जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, है ना, तब उसमें क्या है पॉजिटिव, एटम्स में क्या है पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब एटम्स किसी चीज़ को गेन करेगा तो तब वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्लास 10th से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ये आपको हर यानी हाउ पढ़ने हैं, ठीक है, नहीं तो नैया पार हो जाएगी आपकी, समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आयोन्स क्या होते हैं, आयोन्स जो होते हैं ग्रुप और एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या है, एटम्स का ग्रुप होता है, कैरीज पॉजिटिव और द नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, इनमें क्या होता है बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर होते हैं। यदि ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते, क्या जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब वहां पर क्या आता है, देखो हाँ, बिकम इट हैज लॉस्ट और गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन मेकिंग द नंबर ऑफ अनइक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन नेट चार्ज। हमने पढ़ा बेटा कि एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने पढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, पॉजिटिव चार्ज जब वो उस पे आता है, जैसे ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कैल्शियम क्लोराइड पे पोटेशियम चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तब उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जब गेन करते हैं, क्या करते हैं, जब गेन करते हैं तब उस पर जो है नेगेटिव चार्ज आता है। ये देखो, ये गेन किया तब इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, और ये नेगेटिव चार्ज क्या कहलाता है, आयॉन्स कहलाता है। तो याद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, है ना। कैशन, कैशन यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज करते हैं, जब वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, है, तब वो क्या कहलाएंगे, कैटायन कहलाएंगे। जब एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे। और एनायन यानी जब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा, एटम्स को गेन करेंगे, है ना। जब वो क्या है यहाँ पे, दे गेन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, तब ये वो एनायन कहलाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल बेटा, क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्साइड पे भी नेगेटिव चार्ज होता है ना। ये आपका अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो कैटायन और एनायन आ गया, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो सीधा आपका पूछ लेगा कि बताओ कि एनायंस क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ एनायंस, ऐसे आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो अभी आगे बढ़ेंगे। अभी मोनो एटॉमिक आयन क्या होता है और पॉली एटॉमिक आयन के बारे में पढ़ेंगे। मोनो एटॉमिक आयन यानी कि सिंगल, क्या, मोनो यानी होता है बेटा सिंगल, है ना। सो एटम विद द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जब कैसे हो, वो सिंगल हो। समझो सोडियम कैसा है, सोडियम सिंगल प्लस चार्ज है, ऐसे पोटेशियम है ना, सिंगल चार्ज है। क्लोरीन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते, बट कैसे होनी चाहिए, ये सिंगल होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लोराइड हो गया आपका एनायन, है ना, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड हो गया आयन, सल्फाइड हो गया कैसे, आयन्स। अब पॉलीएटॉमिक क्या होता है, यानी ग्रुप ऑफ एटम, क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। सिंपल, मोनोएटॉमिक यानी सिंगल, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और पॉलीएटॉमिक आयंस यानी कि ग्रुप ऑफ एटम, क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स विथ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, उस पे क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे कि हो गया अमोनियम कैटायन, है ना, NH4 पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हाइड्रोक्साइड एनायन, ये देखो ग्रुप ऑफ एटम है ना, देन नाइट्रेट एनायन NO3 कार्बोनेट आयन, है ना। सो ये था पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक यानी ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम में यहाँ पर देखो कि कार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या लिया है, CO3 2-, है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होते हैं। सो यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी वैलेंसी क्या होती है। सो वैलेंसी को ऐसे समझो बेटा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या वैलेंसी मीन्स होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना। यानी कि जैसे हम ह्यूमंस के पास जो हमारी पकड़ने की क्षमता होती है, कैसी होती है, ह्यूमन हैव 2 हैंड्स, तो हम दोनों हाथों से किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। ऑक्टोपस हैज 8 हैंड्स, है ना, उसके पास 8 हैंड होते हैं, तो वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें डॉग की, तो 4 हाथ पैर होते हैं उसके, है ना, तो वही है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कंबाइनिंग पावर इंडिकेट हाउ मेनी केमिकल बॉन्ड्स, है ना, कि कितने केमिकल बॉन्ड्स जो है कर सकते हैं यहाँ पर। एन एटम कैन फ्रॉम अचीव स्टेबिलिटी, जिससे कि बेटा वो क्या हो, स्टेबल हो सके। टिपिकली गेन एंड लूजिंग शेयरिंग वैलेंसीज, ये ना, ये ऑकरेट रूल जो आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, आपने पढ़ा है ना। यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये 2 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये 8 आएगा, यानी आपने पढ़ा है ना ये ऑकेट रूल 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ऑकेट रूल की जो मैक्सिमम लास्ट शेल होती है, यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिल होते हैं, है ना। ये आप अभी किस में पढ़ोगे, चैप्टर 4 में पढ़ोगे। चलिए छोड़िए। 1 एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, तो इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक है। ये रूल बेटा आपके चैप्टर 4 का है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, जब आप पढ़ोगे वहां पर तो समझ में आ जाएगा। अभी हम कार्बन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्लोरीन। तो देखो कार्बन की जो वैलेंसी है कितनी है, 4 है, यानी कार्बन चारों साइड से पकड़ सकता है ना। समझो ये है कार्बन, कार्बन की जो है वैलेंसी कितनी है, 4 हाथ है, और क्लोरीन की कितनी है, 1 है, यानी क्लोरीन के पास 1 है। तो समझो कार्बन जो है क्लोरीन को क्या करेगा, वो चारों साइड से पकड़ लेगा। ऐसे हमने पढ़ा ना, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या है, कंबाइनिंग
कैपेसिटी, है ना, एंड हाउ मेनी केमिकल बॉन्ड, कि वो कितने केमिकल बॉन्ड जो है कर सकता है। तो कार्बन के पास कितना है, 4 है, तो कार्बन जो है अपने 4 हाथों से क्लोरीन को पकड़ लेगा, बट क्लोरीन के पास कितना है, 1 ही है, तो क्लोरीन 1 ही से ही करेगा। ठीक है, ऐसे ही आता है, इसे नोट करते जाना, ठीक है ना, पॉज कर करके नोट करते जाया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अभी क्या है, मैग्नीशियम का कितना है यहाँ पे, कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, यानी कि केमिकल बॉन्ड कैसे करेगा, 2 से करेगा, बट क्लोरीन की कितनी है, 1 है फिर से। तो समझो इसे भाई, मैग्नीशियम के पास कितने हाथ हैं, 2 हाथ है, बट क्लोरीन के पास कितना हाथ है, 1 ही हाथ है। तो मैग्नीशियम अपने दोनों हाथ से क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी कर लेगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा कैसा निकलेगा, जब इसका केमिकल रिएक्शन, तो MgCl2 ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहां पर इसका क्या बनेगा, कार्बन। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी यहां पर नेम वैलेंसी सिंबल ऑफ आयंस, ये जो टेबल है, बोलोगे मैम कोई ट्रिक बता दो मैम, हम याद कर ले मैम, मैं बोलूँगी नहीं बेटा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हमने भी ऐसे ही याद किया था, आपको भी ऐसे ही याद करना है। देयर इज नो वन ट्रिक टू लर्न, ठीक है ना। पढ़ते 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 पढ़ते, हाँ ये है कि आप मेरे साथ क्लास पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपको ये चीज़ जो है वो याद हो जाएगी। चलिए, तो देखो ये वैलेंसी है, सोडियम सिंबल, और इनके जो है सोडियम हो गया, फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, क्या है ये, नेम ऑफ आयंस है। सोडियम पे क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है, सोडियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना, क्लास पे बने रहो, याद हो जाएगा आपको। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ओके। फिर आता पोटेशियम सिंबल, जिसे कि हम किसी लेटर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना। सिल्वर क्या हो गया, Ag प्लस हो गया, देन कॉपर क्या हो गया, Cu प्लस हो गया। मैग्नीशियम जो है Mg2 प्लस, उस पर क्या है, चार्ज है ना, कितना 2 प्लस चार्ज होता है। क्या आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। कैल्शियम पे जो है Ca2 प्लस चार्ज है, जिंक पर Zn2 प्लस चार्ज, ऐसे आयरन पर भी कितना है, Fe2 प्लस चार्ज, कॉपर पर है Cu2 प्लस चार्ज। समझो यहाँ पर क्या है, ये 1, जिस पर 1 प्लस चार्ज था। अभी ये क्या है, 2 प्लस चार्ज वाले, ये क्या है, 2 प्लस चार्ज वाले एलिमेंट हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, 3 प्लस चार्ज है ना, और आयरन यहाँ पर जो है 3 प्लस चार्ज है। समझ में आ रहा। तो अब देखो ये मेटल थे, ये क्या थे बेटा, मेटल, और अब आ गया नॉन मेटेलिक एलिमेंट, है ना। मेटल सोनोरट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, है ना। वो डक्टाइल होते हैं, उनकी शीट बनाई जा सकती है, शाइनिंग होते हैं, है ना, लस्चर होता है ना। एंड ये मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये सब तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक है ना, नॉन मेटेलिक। तो हाइड्रोजन है कहाँ, वाटर में होता है, तो H प्लस, ठीक है। फिर हाइड्राइड H माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, इस पे ब्रोमाइड कितना है, Br माइनस, आयोडाइड, ठीक है, इनमें 1 माइनस चार्ज है। कितना चार्ज है, 1 माइनस चार्ज, यहाँ पर 1 प्लस चार्ज, यहाँ पर 1 माइनस चार्ज है। उसके बाद आता है आपके पास ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज, ये सल्फाइड पे 2 माइनस चार्ज, और नाइट्राइड पे 3 माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पर +1 चार्ज मेटल, माइनस चार्ज नॉन मेटल, यहाँ पर +2 चार्ज मेटल, -2 चार्ज नॉन मेटल, +3 चार्ज मेटल एल्यूमिनियम, है ना, और नाइट्राइड पे 3 माइनस चार्ज नॉन मेटल। हो गया। चलिए अभी पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन हमने पढ़ा बेटा, ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, है ना। सो ये देखो यहाँ पर कि NH4 क्या है, प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड है ना, माइनस चार्ज है। फिर क्लोरीन, ये नाइट्रेट जो है NO3 माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस चार्ज है। पढ़ते चलो आगे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना। कार्बोनेट CO3 2 माइनस चार्ज, सल्फाइड SO3 दिख रहा है ना, SO3 2 माइनस चार्ज, सल्फेट SO4 2 माइनस चार्ज, एंड फॉस्फेट
PO4 3 माइनस, है ना। तो ये टेबल कंप्लीट हमने एक बार पढ़ लिए। अब आने वाले जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। सो राइटिंग फॉर्मूला, बेटा 2 मार्क्स के ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। बहुत इजी है ये टेबल। वैसे तो दी हुई होती है एग्जाम्स में, पर अगर नहीं दी होगी तो फिर भी हम यहाँ पे आप कर लेना, याद कर लेना, इस टेबल को याद कर लेना। चलिए, तो अभी हम हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन जो कि क्या है, ठीक, हाइड्रोजन और क्लोराइड। हाइड्रोजन पे क्या है बेटा, प्लस चार्ज होता है, और क्लोराइड देखो देखो देखो, क्लोराइड, है ना। तो हाइड्रोजन जो है उस पे कितना है, +1। कितना चार्ज होता है हाइड्रोजन पे, देखो यहाँ पर +1 चार्ज है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन पर भी कितना चार्ज है, -1, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, इसके आपको प्लस माइनस पे नहीं जाना है, सिर्फ क्या देखना है, प्लस चार्ज, मतलब कि +1 चार्ज है या -1 चार्ज है या उसका कितना डिजिट है वो देखना है। तो सिंपल अक्षय कुमार जो है ना, ऐसा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, इसकी पावर ऊपर कितना +1 और नीचे -1, ठीक है। तो ये जब बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा, HCl, है ना, यानी कि HCl। प्लस माइनस वैसे यहाँ पर न्यूट्रल हो गया है ना। चलिए, अभी हम हाइड्रोजन सल्फाइड पे जाएंगे। तो हाइड्रोजन पे फिर से क्या है, प्लस चार्ज है, और सल्फाइड कितना है, सल्फाइड पे 2 माइनस चार्ज है। देखो समझो बहुत अच्छे से, यानी क्या हो रहा है, पावर यहाँ पे 2 जो है क्या है, सल्फाइड की पावर 2 कहाँ आ गई, नीचे आ गई हाइड्रोजन के पास, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, इसकी प्लस पावर इसके पास आ गई। बस कुछ नहीं, पावर जा रही है ना, पावर जा रही है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी सल्फाइड का जो 2 इसके पास आ गया हाइड्रोजन के पास, और इसका जो 1 है किसके पास आ गया, सल्फाइड के पास आ गया। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूं, ये आप होमवर्क में करेंगे। चलिए अभी हम बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीशियम। कहां, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको भी मालूम है, मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर हमेशा 2+ चार्ज है, और क्लोराइड कहाँ है, क्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज है। क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो पावर है ना, प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ पावर को देखना है, पावर ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर Mg के ऊपर कितना, एक पावर है, एक आ गई। और यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है, इसके पास कितनी पावर आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। वेरी इजी। ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो एल्यूमिनियम के ऊपर देखो कितना है, एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी पावर है इसकी, 3+ चार्ज है। कितना चार्ज है, 3+। और ऑक्साइड वेयर इज 2, है ना, ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है ना। तो पावर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो एल्यूमिनियम जो है कितना हो जाएगा, Al2O3। समझ में आया, बहुत आसान, बहुत इजी से क्वेश्चन है। पावर सिर्फ पावर ट्रांसफर हो रही है और कुछ भी नहीं, है ना। ऑक्साइड की पावर यहां पर आ गई और एल्यूमिनियम की पावर जो है ऑक्साइड के पास आ गई, विच इज 3। चलिए अभी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम वेयर इज कैल्शियम, कैल्शियम कहां पर है, कैल्शियम Ca, है ना। कैल्शियम के पास क्या है, 2+ चार्ज है, और ऑक्साइड जो है इसके पास कितना चार्ज है, ऑक्साइड के पास बोलो। अब देखो जब 2+ चार्ज और 2 माइनस चार्ज, सो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CaO। समझ में आ रहा है, जब सेम हो, प्लस माइनस सेम चार्ज हो, तब वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो कैल्शियम जो है कितना है, कहाँ दिख रहा है ना, कैल्शियम 2 चार्ज है, और हाइड्रोक्साइड ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम पे कितना है, कैल्शियम पे कितना है, Ca2+ चार्ज है, और हाइड्रोक्साइड पे OH-1 चार्ज है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो Ca है ना 1 है, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और OH जो है तो इस पे कितना आ गया, 2,
यानी हाइड्रोक्साइड के पास किसकी, कैल्शियम की पावर आ गई, विच इज ऐसे 2 ऐसे लिखना है, ठीक है। और कैल्शियम के पास जो है हाइड्रोक्साइड की कितनी थी, नेगेटिव चार्ज था, प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ उसके 1 है 2 है नंबर में लिखना है ना, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। सोडियम नाइट्रेट, चलिए सोडियम ढूंढिए कहां पर है, सोडियम, सोडियम Na+, कितना है Na+ चार्ज है, और नाइट्रेट यहां पर जो है NO3- कितना है NO3 नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो देखो प्लस माइनस, बस यहां पर 2+, 3+, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा NaNO3 ऐसा, ठीक। अभी आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, चलिए तो सोडियम कितना है बेटा, Na+ चार्ज होता है ना सोडियम पर, सोडियम पे कितना होता है Na+ चार्ज, और कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट विच इज HCO3- है ना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। यहां पर लास्ट में मैं आपके लिए बेटा कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं, है ना, कि जैसे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि ट्राई योरसेल्फ हु प्रपोज आइडिया मैटर कैन बी डिवाइडेड स्मॉलर पार्टिकल, है ना, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो डिवाइड होता है, जैसे कि क्या कहा गया था, परमाणु कहा गया था। सो हु टेल दिस, वो फिलोसफर्स का नाम क्या था, तो महर्षि कन्नड़, महर्षि कन्नड़ ने 500 BC के आसपास जो है वो इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ ने ये थ्योरी पोस्टुलेट की थी कि किसी मैटर जो है बेटा मेड अप ऑफ ऑल द पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, अगर हम उसे डिविजिबल उसका नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, है ना, तो उसे क्या कहा था, परमाणु कहा था। फिर कुछ एंटोनियन लिवेस्कर आए, उन्होंने क्या बोला कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ही एस्टैब्लिश्ड 2 इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ केमिकल, है ना, इन्होंने लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉस ऑफ, है ना, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है 18th सेंचुरी में जो लेके आए थे, और एक और था लॉस ऑफ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक और लॉस था उन्होंने डिफाइन किया था, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए फिर यहाँ पर जो जोसेफ एल प्रोस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि लॉस ऑफ कांस्टेंट, है ना, proportion stating chemical substance elements are always present in definite proportion by mass। हमने देखा था बेटा कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है ना, ये हमने देखा था ना कि उसका जो प्रपोर्शंस था वो कैसा था, कांस्टेंट था। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा देखा है कितना 1:8 रहा है। ऐसे ही सोडियम और नाइट्रेट का देखा था आपने NH3, तो ये कितना था 14:3 था, जो कि विच इज कांस्टेंट प्रपोर्शंस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट हैपेंड द मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो बेटा हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास नाइदर डिस्ट्रॉय, मास जो है कैन नॉट क्रिएट, ओके, तो यही था, द मास रिमेन कांस्टेंट, मास कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर्मूला प्रिंसिपल केमिस्ट्री एंटोनियन लिवेस्कर, दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल रिएक्शंस के दौरान मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। दिस मीन्स द टोटल मास ऑफ ऑल द सब्सटेंस रिएक्टेंट बिफोर एंड आफ्टर, है ना, इट मीन्स बिफोर रिएक्टेंट, बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस जो रिएक्टेंट होते हैं इक्वल्स टू प्रोडक्टेंट होते हैं, विच इज इक्वल। कैसे होते हैं बेटा, वो इक्वल होते हैं। सो चिल्ड्रन, हाँ, है ना, क्लास 2 का भी मैंने, चैप्टर 2 का भी आपका प्योर सब्सटेंस जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस पे भी मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा विच इज फुली एक्सप्लेन। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका हमारा और साथ यहीं तक था, फिर मिलते हैं जब तक किसी नेक्स्ट चैप्टर में। बताइएगा कि किस चैप्टर पर अब आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड फोकस इन योर स्टडी। बेस्ट ऑफ लक।